आपने क्या क्या आपने कभी सोचा है कि बिजनेसेस क्यों फेल होते हैं, बिजनेसेस क्यों पास होते हैं? ऐसा वो जो पास होते हैं सब उन्होंने क्या कर दिया, वो पास हो गए। जो फेल हो गए उन्होंने ऐसी क्या गलतियाँ कर दी, वो फेल हो गए। अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल की, आज बारिश का हर जगह माहौल है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जहाँ पर बाढ़ के लिए प्रिकॉशन नहीं लिए गए वहाँ बहुत ज़्यादा मेजर कॉज हुआ है, जहाँ पे बाढ़ के लिए प्रिकॉशन ली गई है वहाँ पर कम कॉज हुआ है। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किन किन पॉइंट्सों को ध्यान रखना है। अगर हम इन पॉइंटों को ध्यान रख लेंगे तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि 95% तक आप अपने बिजनेस को आप सक्सेसफुली रन कर सकते हो। क्योंकि जो मेजर कंपनीज हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इन पॉइंट्स के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत मेजरली, बहुत पावरफुल एक टीम होती है जो उस पर काम करती है, और काम करने के बाद एक आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड कराती है उन कंपनीज को, जिसके बाद वो कंपनीज अपने उस प्रोजेक्ट पे काम करती हैं। अगर मैं बात करूँ तो, अगर मैं पुराने समय की बात करूँ तो लड़ाई होने से पहले सारी सेना को तैयार करा जाता था। जिन जिन राजाओं को एक बाद में पता चला कि उन पर किसी और राजा ने युद्ध कर दिया है, तो वो ड्रास्टिकली हारते थे। तो इस पूरी की पूरी वीडियो में मैं आपको उन बेसिक बेसिक पॉइंट्स से बताऊंगा कि अगर आप उन पॉइंट्स पर बहुत बारीकी से काम करोगे, बहुत ध्यान से उस पर काम करोगे, तो आप अपने बिजनेस को ज़ीरो से जिस लेवल पे आप सोच रहे हो वहाँ ले जा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न टू ग्रो में। आप है कुणाल के साथ। दोस्तों, इस पूरी की पूरी वीडियो में मैं आपको आज एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा बारीकी से। अगर आप उन पे ध्यान से काम करोगे तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, मैं प्रेजेंटेशन आप ले दोस्तों, मैं मेरा मेरा आपको अपने इंट्रो बताया था कि मैं एक बिजनेस एडुकेटर रहा हूँ, और काफ़ी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए मैंने काम किया है। उनके लिए मैंने बिजनेस प्लान्स डिजाइन किए हैं। और बेसिकली मेरा जो काम रहा है कि एक स्क्रैच से, जीरो से कैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरी पूरी प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए है जो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं। अगर आप इन पॉइंट पे आप ध्यान से काम करोगे तो काम हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, ये कुछ बेसिक चेक पॉइंट्स हैं जिन पे हमको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना होता है। इनके बारे में आपको डीपली इस पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बताने वाला हूँ। क्यों हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी वीडियो हो जाए, क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है, जैसे अगर मैं बात करूं, घर बनाने से पहले हम आर्किटेक्ट के पास अपना जो एक नक्शा बनवाते हैं, उस नक्शे में हम मल्टीपल चेंजेस करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने बोला आर्किटेक्ट से कि एक डिजाइन कर दो और डिजाइन करने के बाद मकान बना दो। नहीं, आप पहले एक एक कच्चा लेआउट तैयार होता है, फिर आपके घर पे आता है, आप सब लोग बैठते हो, ये इस रूम में यहाँ पे विंडो चाहिए, ये चेंजेस चाहिए। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ चेंजेस करते हो। और ऐसा भी होता है कि नक्शा 10-10 बार बनाया जाता है। वो एक बहुत छोटा सा एक काम है। हम घर बनाने के लिए भी 10-10 बार उसमें चेंजेस करते हैं। लेकिन जब बात बिजनेस की होती है तो किसी ने बोला हमसे कि वो बिजनेस करना चाहिए, चलो पैसा है लगा दिया। लेकिन बिजनेस करना और घर बनाना ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अगर बिना बिना नॉलेज के घर बना दिया तो गड़बड़, और बिना नॉलेज के बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो पैसे में बर्बादी। तो दोस्तों, अगर इन पॉइंटों पे अगर ध्यान रखोगे, इन पॉइंटों पे आप थोड़ा सा टाइम देके इन पॉइंटों पे आप अगर काम कर लोगे तो अपने बिजनेस को आप सक्सेसफुली रन कर सकते हो। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट चेक पॉइंट है। कंडक्ट मार्केट रिसर्च में डीपली आगे बताऊंगा इसके अंदर। राइट योर बिजनेस प्लान, फंड योर बिजनेस, पिक योर बिजनेस लोकेशन, चूज अ बिजनेस स्ट्रक्चर, डेवलप योर प्रोडक्ट और सर्विस, चूज योर बिजनेस नेम, रजिस्टर योर बिजनेस। दोस्तों, ये कुछ बेसिक चेक पॉइंट्स हैं जिन पे हम लोग अगर ध्यानपूर्वक काम करेंगे, थोड़ा सा टाइम देके इन पे हम काम कर लेंगे तो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को मैं आपको डीपली समझाता हूँ क्या है। देखिए, सबसे पहले हम जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ प्लानिंग होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज को हायर करती हैं और उनसे अपने उस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट से रिव्यूज निकलवाती है कि क्या वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल रन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्या है कि आपको मार्केट रिसर्च से फायदा क्या होता है कि अगर बात करो मार्केट रिसर्च से, आपको आपको जो आइडिया है, जो आप बिजनेस का आइडिया सोच रहे हो, तो अगर आपका कॉमन आइडिया है जो सब लोग कर रहे हैं, तो उसमें तो ऐसा कुछ आपको नया नहीं करना। और हो सकता है आप जो दिमाग में आपको चल रहा है कि मैं इस एक्सवाईजी प्रोडक्ट में ये कुछ इनोवेटिव कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो क्या ऑलरेडी सोच चुका हो। एक बहुत छोटा आपको एग्जांपल देता हूँ। हम जब रोड क्रॉस करते हैं
और हम 20 रोड पे खड़े हैं हम लोग, हमें दिखता है कि कोई उधर से कार से आ रहा है या बाइक से आ रहा है, तो हमारे दिमाग में पहले माइंड में पॉइंट क्या आता है कि मैं जल्दी से बाइक यहाँ से निकाल लेता हूँ। लेकिन आप मेरी बात सुनो, ये चीज वो भी तो सोच सकता है कि भाई वो बाइक वाला खड़ा है, मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ ताकि मेरे को कार में ब्रेक ना मारना पड़े। और अगर दोनों ये चीज सोच लें कि दोनों जल्दी निकालते हैं, तो कौन निकलेगा? एक्सीडेंट होगा। इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज जो है एक मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज को हायर करती हैं, और उनके जो वो सोच रहे हैं, चाहे वो नया प्रोडक्ट है या ओल्ड प्रोडक्ट है या इनोवेटिव कुछ लेके आ रहे हैं, तो उससे मार्केट रिसर्च से आपको हेल्प होती है कि भैया कि मैं जो बिजनेस करना चाहता हूँ कि मेरे पोटेंशियल कस्टमर कौन है, जो प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ कि उसके कस्टमर कौन है। वो उन कस्टमर से एक इंफॉर्मेशन गैदर होती है कि उस तरह के क्या कस्टमर है मार्केट में, या बिल्कुल आप ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हो कस्टमर ही नहीं, तो फायदा क्या है भाई? आपने कोई ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाल दिया आज तक किसी ने नहीं सोचा, पर उसे कस्टमर ही नहीं है, तो करोगे क्या उस प्रोडक्ट का? तो मार्केट रिसर्च आपको ये बताएगी कि हाँ, आपके जो आप सोच रहे हो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी कि हाँ, ऐसे मार्केट कस्टमर हैं जो उस प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। और अगर किस एरिया में आपका बिजनेस ऑलरेडी अगर चल रहा है, तो किन किन एरिया में बिजनेस चल रहा है, तो आपको हेल्प होगी अपने उस पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस को लॉन्च करने की। ठीक है ना? इससे फायदा क्या है? इससे फायदा है कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। कोई भी मूवी मार्केट में आती है तो महीनों पहले उस मूवी का एडवर्टीजमेंट हो जाता है। कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट होता है, बिजनेस कोई भी कुछ छोटी अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी काम करती हैं, तो बहुत सारी चीजों पे फोकस करती हैं। फोकस करने का इसलिए मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज आज के में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत डेटा निकाल के देती हैं कि आप आपका जो एक्सिस्टेंट प्रोडक्ट आप सोच रहे हो प्रोडक्ट लॉन्च करने की, तो क्या वो सक्सेसफुल होने वाला है। आपने बिना सोचे समझे सब, जब मैंने एग्जांपल दिया मकान बनाने का, बिना सोचे आप अपनी मन मर्जी से आपने डिजाइन बना के मकान बना दिया, तो क्या होगा? और वही एक प्रोफेशनल अगर कोई आपके उसको डिजाइन बनाएगा तो क्या होगा? ये एग्जैक्टली मार्केटिंग रिसर्च का एग्जांपल वही है कि मकान खुद बनाना अपने दिमाग से कि हाँ, नींव करवा के यहाँ पे ये कमरा करते हैं, यहाँ करते हैं, और एक प्रोफेशनल बंदे को वो जगह दिखानी और पूरा नाप कराने के बाद, पूरा मेजरमेंट कराने के बाद उस ये एक लेआउट बनाना। तो उन दोनों सेम डिफरेंस ये है कि मार्केटिंग रिसर्च का फायदा क्या है इससे? आपको अपने कस्टमर का इंटरेस्ट पता चलेगा कि हाँ, कि अगर ये प्रोडक्ट सपोज करो आपने कोई नया प्रोडक्ट आप ला रहे हो, और तो फिर मार्केट में कंपनीज जो हैं वो उन कस्टमर्स हैं उन पे आपके प्रोडक्ट के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी कि ऐसा प्रोडक्ट अगर आए तो क्या होगा। तो आपको एक नॉलेज और एक इंफॉर्मेशन, आपको डेटा मिलेगा कि भाई मेरे प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड है या नहीं है। कि ऐसा तो नहीं कि जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ ऑलरेडी की बहुत पहले किसी ने लॉन्च करा था और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें खराब हो गई थी। तो मार्केट रिसर्च करने से आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। अगर चलेगा तो क्या रीजन है, कौन कौन क्या क्या, अगर सपोज करो आपको इनर प्रोडक्ट ला रहे हो, मार्केट रिसर्च के थ्रू आपने मालूम कराया एक सर्वे के थ्रू कि भाई अगर ये प्रोडक्ट आपकी क्या नीड है, आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट में आप नया क्या चाहते हो, तो आपको वो पता चलेगा अपने प्रोडक्ट में कि अगर मैं ये चीज डाल दूं तो मेरा प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है। ठीक है? अगर बात करूं उसमें कि दिस विल हेल्प टू गॉज, आपको ऑडियंस का इंटरेस्ट पता चलेगा। ऑडियंस का कौन है? कस्टमर। आपके प्रोडक्ट का फायदा क्या है कि कस्टमर होना चाहिए ना। अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट के नहीं है तो आप कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दो, फायदा क्या है उसका? कहने को नमक भी बिकता है, कहने को मर्सिडीज भी बिकती है, कहने को हवाई जहाज भी बिकता है, लेकिन सबके अपना जो ऑडियंस है सबकी अलग है। और मार्केट रिसर्च का फायदा क्या होने वाला है दोस्तों? ये कुछ 5 पॉइंट है आज के। आपको कस्टमर की नीड पता चलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रिसर्च करने का फायदा, आपके जो जो पोटेंशियल कस्टमर हैं जिनके आप प्रोडक्ट बना रहे हो उनकी नीड का आपको नॉलेज होगा। दूसरा, आपको जो प्रॉब्लम फेस हो सकती है आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड मार्केट में, आपको उसका पता चलेगा। तीसरा, आपको फाइनेंशियल लॉसेस का पता चल जाएगा कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च करा तो इससे मुझे ये लॉस हो सकता है। अगर बात करूं तो आपको निश मार्केट के अंदर पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट मेरा कहाँ पे जाके हिट करेगा, मेरा पोटेंशियल कस्टमर है तो मेरे किस किस, देखो हर प्रोडक्ट के कस्टमर्स होते हैं। जैसे कि अगर बात करूं टोबैको का अगर बात करूं, एक बीड़ी भी आती है, उसी में एक सिगार भी आता है। बीड़ी की कॉस्ट बात करूं 10 रुपए का पैकेट है, लेकिन सिगार की बात करूं तो सिगार 50-50 रुपए का भी आता है। निश का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे किस सेगमेंट में आप उसको टारगेट कर रहे हो। ठीक है? और ये आपको हेल्प, मार्केट रिसर्च आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को गोल सेट करने के लिए। मार्केट आपने पूरा मार्केट रिसर्च कराया है, मैं भी XYZ प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, क्या क्या कौन कौन मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, क्या क्या फाइनेंशियल लॉस में हो सकते हैं अगर मैंने करा, क्या क्या मुझे स्टेप फर्दर लेना है, और मेरे प्रोडक्ट को मुझे किस
सेगमेंट के किस कस्टमर्स पे फोकस करना है। देखिए, अगर मैं मेडिसिन बनाता हूँ तो मेरा पोटेंशियल कस्टमर डॉक्टर है। अगर मेरी फैक्ट्री है मेडिसिन की, तो मेरा पोटेंशियल कस्टमर कौन है? डॉक्टर्स। अगर मैं एक बहुत टॉप का आर्किटेक्ट हूँ तो मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है? जो हाउस बनाते हैं। अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ साइकिल बनाने का, तो मेरे पोटेंशियल कस्टमर कौन है? बच्चे, बड़े भी। तो मैं अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंगली मार्केट रिसर्च करने के बाद वहाँ पे फोकसली वहाँ पे डालने वाला हूँ। तो मार्केट रिसर्च आपको इन पॉइंट पे हेल्प करेगा, और आपकी जो गोल्स हैं, जो आप सोच के चल रहे हो कि मैं प्रोडक्ट अगर लॉन्च करूंगा मार्केट के अंदर, और लॉन्च करने के बाद मेरा प्रोडक्ट मुझे किस जगह पे टारगेट करना है, तो वो आपको गोल सेट करेगा कि इतना मैं करने के बाद मुझे ये मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं बिजनेस प्लान। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बिजनेस प्लान का मतलब यही है, अगर मैं आपको नटशेल में बताऊं कि भैया मकान बनाना है, मकान बनाने के लिए मुझे ब्लूप्रिंट चाहिए, रोड मैप। आपको यहाँ से सपोज करो आपको कलकत्ता जाना है और आपको रास्ता नहीं पता, क्या करोगे? आपको कार से जाना है तो क्या करोगे? आप पकड़ोगे गूगल, भाई साहब आ जाओ, तुम मेरे कर्मदाता हो, तुम मेरे भगवान हो, उसे पकड़ लो, चलते चले जाओ, पहुंच जाओगे। तो वो एक रोड मैप है। वो एक एक वो गूगल ने वो बेसिक सारे काम करे हैं कि आपको कलकत्ता जाना है, किस पॉइंट पे क्या मिलेगा। इसका फायदा क्या है बिजनेस प्लान का? बिजनेस प्लान का फायदा है आपके बिजनेस फाउंडेशन है। मकान बनाने में मकान का जो नक्शा है वो क्या है? फाउंडेशन ही तो है ना उसकी, कहाँ पर क्या नींव रखनी है, कितना मटेरियल लगने वाला है, कितना सरिया लगेगा। तो बिजनेस प्लान आपको हेल्प करता है। इट्स ए रोड मैप हाउ टू स्ट्रक्चर, कैसे आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर होगा, कैसे वो रन करेगा, और ग्रो योर न्यू न्यू बिजनेस। आपके जो न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कैसे करोगे? भैया आपका जो बिजनेस प्लान है, आप क्या क्या सोच के चल रहे हो? आपने मार्केट रिसर्च कर ली, अच्छा मेरे कस्टमर्स हैं, ये पोटेंशियल मेरा मेरा थ्रेट हो सकता है, ये मेरे कॉम्पिटिटिव मार्केट में लोग चल रहे हैं। अब मुझे इन इन बातों को ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट मैंने लॉन्च करा। अब आप अपने प्रोडक्ट, अपने उस बिजनेस का बनाओगे प्लान कि भैया मेरा वो, तो मैंने मुझे अपने पता चलेगा कि क्या 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 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं करना मुझे। अब बनाता हूँ बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान को क्या करेगा कि ये आपको वैलिडेट करेगा। वैलिडेट का मतलब है कि आप जो बिजनेस सोच के चल रहे हो, फिर आपके मार्केट रिसर्च आपको बता दें कि आप जो सोच रहे हो ठीक सोच रहे हो, वैलिडेट हो गया। और आपके आइडिया को फॉर्मलाइज करेगा। फॉर्मलाइज का मतलब क्या है कि आप जो सोच रहे हो वो गलत नहीं सोच रहे हो। आपके ऐसे लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को आगे फर्दर फ्यूचर में बनाओगे तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपके बिजनेस को एक प्रोसेस में लेके आएगा वो, जिससे आपको वो बिजनेस की जो नॉलेज है, आपको एक प्रोसेस प्रोवाइड कराया जाएगा जिसके अंदर आप बैठ के ये सोच सकते हो मेथोडोलॉजिकली कि अब मुझे ये करना है। मकान बनाने के लिए आपने ब्लू स्ट्रक्चर करते हो, ब्लूप्रिंट बनेगा आपका कि ये मुझे इतने कमरे चाहिए, इतने बाथरूम चाहिए, यहाँ पर मुझे ये लॉन चाहिए, इतना मुझे मेरे को यहाँ टेरेस चाहिए, यहाँ पर मुझे ये स्ट्रक्चर कराना है, इतने विंडोज चाहिए। तो बिजनेस प्लान इज इक्वलेंट टू आपका मकान का जो नक्शा बनाते हो आप। ठीक है, अब इससे फायदा क्या है आपको? देखो, एक बिल गेट्स ने, और जो आपका बहुत बड़े हमारे बिजनेस के जो वर्ल्ड वाइड जो बिजनेस कर रहा है, उन्होंने ये बोला है कि प्लान्स आर वर्थलेस बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। हम प्लान बनाते हैं, हम वैष्णो देवी जाना है, ठीक है जी, लेकिन प्लानिंग का मतलब है इस दिन टिकट बुक करना है, कितने लोग जाएंगे, कौन से होटल में रहने वाला हूँ, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है, और जितने भी इंटरव्यूअर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी चीज को लॉन्च करने से पहले प्लान तो बनता है, बच्चों ऐसे करते हैं, ये प्लान वाइज आज से कम करते हैं। आज दिल्ली में रहता तो मुर्तल पराठा पराठा खा के आते हैं, लेकिन प्लानिंग क्या है, भाई गाड़ी निकाल, तो उसको फोन कर, उसको बोला दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है एक्शन में आया आप। ठीक है ना, अब इससे सम अदर बेनिफिट ऑफ बिजनेस प्लान, आपके अदर बेनिफिट्स क्या है बिजनेस प्लान बनाने के? पहला क्या है, आपको पोटेंशियल वीकनेस पता चलने वाली है अपने बिजनेस की। ठीक है ना, दूसरा कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज टू स्टेक होल्डर्स। अब जो बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हो सकता है छोटे लेवल पे, हो सकता है बहुत बड़े लेवल पर है। तो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप अगर आप पे फंड है, आपका कितना फंड है, और अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपको अपने लिए स्टेक होल्डर चाहिए होंगे। तो आपका वो बिजनेस प्लान आप उसको प्रेजेंट करोगे अपने स्टेक होल्डर्स को कि भाई मेरा ये बिजनेस प्लान है और मैं सोच के चल रहा हूँ। अब ये मेरी मार्केट रिसर्च है, इससे ये चीज मेरे को आउटपुट मिलने वाला है। अब ये मेरा बिजनेस प्लान मैंने आपको लेआउट बना के दिया है, अब बताओ आप कितने पैसे इन्वेस्ट करोगे। ठीक है ना, तीसरा हो गया हमारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ए बिजनेस। हमारी जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है आपको वो पता चलेगी कि, और ऑर्गेनाइजिंग इम्पोर्टेंट, उससे आपके जो बिजनेस को प्लानिंग करोगे, प्लानिंग करने के बाद आपको जो बिजनेस का आप सोच के ले हो
उसकी एक लेआउट निकल के आएगा कि ये मेरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और उससे आपको हेल्प करेगा कि उसी के थ्रू आप अपने बिजनेस में एम्प्लॉयर हायर करोगे, क्योंकि स्टेक होल्डर जो होगा जब भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा आपको सब बताना पड़ेगा कि इतने एम्प्लॉयज रखे जाएंगे, यहाँ पर स्पेस होगी, इतना में फंड है, इतना आप इन्वेस्ट करोगे, फ्यूचर में ये होने वाला है। तो ये तो हुआ बिजनेस प्लान की बात। अगला पॉइंट आता है फंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज कोरिलेटेड है। पहले मैंने मार्केट रिसर्च करा, उससे मैंने अपना उसके बाद मैंने अपने आइडिया को एक फॉर्मुलाइज करके एक बिजनेस प्लान को ड्रॉ करा। जैसे कि प्लॉट देखा, पहला मार्केट रिसर्च, दूसरा उस प्लॉट में क्या मकान बनेगा, मकान बनाना है या बिल्डिंग बनानी है, दूसरा, तीसरा है फंड ऑफ बिजनेस, अब कितना पैसा लगेगा ये भी तो देखना है ना मेरे को। पैसे इसका मतलब क्या है कि आपका जो बिजनेस प्लान है आपको उसको स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए। बहुत सिंपल काम है फंड जो बिजनेस का, अगर सिंपल बात करूं कितना पैसा चाहिए उसको करने के लिए। अब इसमें दो चीजें आती हैं, आप पे पैसा है या आपको फंड रेज करना है। दो चीजें दोस्तों, फंड है तो कितना है, और आपको रेज करना है तो आप उसे बैंक से लोन लेने वाले हो या आप उसको किसी और तरीके से बोरो करने वाले हो। ये कई मोड है इसके अंदर। और आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने बिजनेस के फंड पर बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना। बहुत सारी गलतियां हम लोग गलतियां करते हैं कि भाई जो जो उसमें बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट करने के बाद जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो हमें दिक्कत आती है यार पैसा खत्म हो गया। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्तों आपको अपने फंड पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फंड पे ध्यान रखने के बाद ही आप उसमें कुछ काम कर सकते हो, क्योंकि फंड जो है आपका एक शेयर्ड गोल होगा आपके किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि उससे क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए दोस्तों फंड चाहिए। और आपने बड़े बड़े लोगों से ये सुना होगा बिजनेस के बारे में कि फंड जो है बैकबोन है। जिनकी जिनकी बैकबोन अच्छी है वो बिजनेस कर जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी छोटी छोटी कंपनी क्यों खा जाती है, इसका रीजन ये होता है कि छोटी छोटी कंपनी के पास फंड कम होता है, वो चीज नहीं कर पाती जो बड़ी कंपनीज करती है। इसी वजह से छोटी 95% बिजनेसेस स्टार्ट होने के अगले 5 साल में बंद हो जाते हैं, और सिर्फ 5% बिजनेस वो रह जाते हैं जिनका फंड अच्छा होता है, जो प्रॉपरली मार्केट में काम कर रहे होते हैं। तो अगर बात करूँ कि तेरा प्लेंटी ऑफ बिजनेस जो होते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप, एक स्मॉल स्टार्टअप कॉस्ट चाहिए होती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और बात करूं तो उसमें कुछ, क्योंकि उसमें इन्वेंट्री, देखो उसमें आपको इन्वेंट्री भी चाहिए, आपको उसके अंदर इन्वेंट्री के साथ साथ आपको उसमें इक्विपमेंट भी चाहिए, फिजिकल स्पेस भी चाहिए। तो फंड आपको बहुत सारी जब चीजें बताने वाला है। और एक अगर बात करूं तो क्लियर व्यू ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट, या आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का क्लियर व्यू है कि भाई मैं जो बिजनेस करने वाला हूँ उसमें कितना फंड चाहिए और क्या। और मुझे बिफोर यू सेंड एक पैसा खर्च करने से पहले आपको पता होना चाहिए आप जो प्रोजेक्शन करने वाले हो उस बिजनेस के लिए कितना फंड चाहिए आपको। कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले वो पूरा आपको पता चल जाएगा कि मेरे इस बिजनेस में इतना पैसा लगने वाला है, ठीक है ना। अगले बात करता हूँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया मैं अपने जो बिजनेस सोचा है, मैंने प्लान बनाया, उसके बाद मैंने फंड करा, अब मेरे को अपना लोकेशन क्या है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए है कि मैं अपने बिजनेस की लोकेशन क्या है। आप सपोज करो आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपका रेस्टोरेंट जो है वो आपका टारगेट है, यूथ टारगेट है। आप उसको कहाँ खोलने वाले हो, क्या आपको उसे ऐसे ऐसी जगह में खोलोगे जहाँ पे यूथ का फुटफॉल नहीं है, तो फिर हो जाओ, कुछ भी दे दो तो फिर हो जाएगा। या उसको ऐसे खोलो जहाँ पर हजारों की तादाद में आस मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के हजारों बच्चों का आना जाना है, तो ये आपको पता चलेगा कि मेरा बिजनेस की लोकेशन क्या है। आप अपने बिजनेस की लोकेशन में कि भैया क्या करने वाले हो, ऑनलाइन स्टोर करने वाले हो, ये तो सकता है आप ऑनलाइन स्टोर खोल रहे हो या ऑफलाइन खोल रहे हो। ऑफलाइन का मतलब है कि क्या भाई आप अपने लोकेशन में बिजनेस को आप जीरो से मतलब पूरी बिल्डिंग बना के, लोकेशन आपको ये अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग डिफाइन करना पड़ेगा कि आप एक आउटलेट में काम करना चाहते हो, अपने घर से काम करना चाहते हो, कैसे काम करना है, ऊपर पैकेजिंग कैसे होगी, शिपिंग कैसे होगी, हर चीज लोकेशन का मतलब है कि सपोज करो आप एक ऐसे प्रोडक्ट बनाते हो जिसे आप टारगेट कर रहे हो साउथ साउथ के लोगों पे, ठीक है, साउथ कैटेगरी लोगों पे, तो उसके लिए आपकी पैकेजिंग साउथ लैंग्वेज होने वाली है। सेम प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, अलग आपकी लैंग्वेज होगी। आप सपोज करो आपका नॉर्थ इंडिया में करने वाले हो, तो दोस्तों हर जगह की आप सपोज करो आप उसको पंजाब में लॉन्च करने वाले हो, तो चारों जगह आपकी जो उसकी पैकेजिंग होगी और शिपिंग होगी चारों डिफरेंट होने वाली है। तो आपको अपने लोकेशन बिजनेस लोकेशन में आपको ये हेल्प करना देखना पड़ेगा कि आप लोकेशन कहाँ करने वाले हो, मल्टीपल ब्रांचेस खोल रहे हो या एक ब्रांच से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करने वाले हो। अगर एक ही ब्रांच से करने वाले हो तो उसका जो
ऑर्डर्स होंगे वो कैसे फुलफिल करने वाले हो। ठीक है दोस्तों, अगर अगली बात करूँ तो हमारा आता है चूज ए बिजनेस स्ट्रक्चर। अब बात आती है स्ट्रक्चर कैसा होगा। अभी तो बात हुई लोकेशन की, सपोज करो मेरे को अपना एक शॉप खोलनी है ग्रोसरी की। अब मैं लोकेशन तो मैंने देख ली, यहाँ पे खोलनी है। अब बात आती है उसको स्ट्रक्चर कैसे होगा। एक छोटी सी दुकान खोलनी है या एक मल्टी लेवल स्टोर के अंदर खोलनी है या अपनी बहुत बड़े लेवल पे खोलनी है। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, तो स्ट्रक्चर के अंदर आप कुछ फैक्टर्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसे टैक्सेस होंगे आपके। आप ध्यान रखना चीज को, जितना बड़ा आपका स्ट्रक्चर होगा उतने ज्यादा हैवी आप पे टैक्सेस लगने वाले हैं, उतनी लाइबिलिटी आप पे होगी। तो आपका लोकेशन प्लस स्ट्रक्चर। लोकेशन के बाद आपका आता है कि मेरा बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा है। सपोज करो आपने अपने अपने एक एरिया में एक जगह देख ली, यहाँ मैं अपना शॉप खोलूंगा। अब कितनी बड़ी है उसका टैक्स अलग होगा, उसका रेंटेड है कितना रेंट होगा, जितना बड़ा आप लोगे उतना ज्यादा रेंट होगा। जो लोग आपका बिजनेस करने वाले उसको हर प्रोडक्ट का टैक्स होता है अलग होता है। जैसे अब रिसेंटली बात करूँ तो डेयरी प्रोडक्ट पे कभी नहीं रहा टैक्स, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट पे भी जीएसटी लगनी शुरू हो गई है। तो गवर्नमेंट कब क्या पॉलिसी चेंज करते हैं, एक पॉलिसी चेंज होती है पूरे बिजनेस ठप हो जाते हैं। एक पॉलिसी जो होते हैं पूरे बिजनेस के बिजनेस खत्म हो जाते हैं। एक पॉलिसी आती है कि जी इस एरिया में एक फ्लाईओवर निकलेगा, उसके आसपास नीचे जितने बिजनेस सब खत्म। क्योंकि आप देखो, अगर मैं बात करूं मोदी नगर की, मोदी नगर के अंदर फ्लाईओवर, जब भी फ्लाईओवर आएगा मेरठ के अंदर एक बाईपास से पहले एक फ्लाईओवर बना है। उस फ्लाईओवर बनने की वजह से कितने सारे बहुत चलते हुए चलते हुए होटल्स जो हैं वो ठप हो गए। होटल मुकुट बंद हो गए, इतने बड़े बड़े होटल्स रहे हैं क्योंकि फ्लाईओवर निकल गया। कोई स्पेशली ही वहीं से जाएगा ना, तो एक एक गवर्नमेंट की पॉलिसी सब गड़बड़ कर देती है। तो आपको अपने लोकेशन के साथ ये भी ध्यान रखना है कि मेरा स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का है। इजीली मूवेबल स्ट्रक्चर है मेरा, नहीं है, या मेरा परमानेंट ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बिजनेस बनाया है कि एक ही जगह से ऑपरेट होगा, यहाँ के अलावा कहीं पता शिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। वेर इज द बिजनेस लोकेटेड, मैंने बताया कंट्री वाइज ये काम करता है। हर स्टेट का टैक्स अलग होता है, हर कंट्री का टैक्स अलग होता है, हर जगह का अलग होता है। तो हो सकता है आप उसको इंडिया में कर रहे हो, इंडिया से बाहर कर रहे हो, तो ये आप पे डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर के ऊपर कि स्ट्रक्चर प्लस टैक्सेस प्लस लोकेशन। ठीक है, और व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आर यू रनिंग, कैसा बिजनेस करने वाले हो आप। स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हो, ये एक आप एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस कर रहे हो, या आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो आप घर से ऑपरेट करोगे, ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अगला आता है कि कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर, कि आप इसे अकेले करोगे या आप अकेले फाउंडर हो या बहुत सारे लोग उसके अंदर हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, या वो लेवल जो मल्टी मल्टी पीपल बिल्डिंग बिजनेस है आपका, या आपका आप उसके ओनर हो, आप कितने आपको लोग रखने वाले हैं। तो दोस्तों आपका बिजनेस स्ट्रक्चर ही उसको डिफाइन करने वाला है। अगर मैं छोटे से बात करूँ, एक पान के खोखे में भी दो लोग चाहिए होते हैं। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ एक छोटे से जो आप ग्रोसरी शॉप देखते हो, उसके अंदर एक लाला जी बैठे होते हैं, लेकिन साथ साथ दो लड़के और भी होते हैं शॉप के अंदर माल देने के लिए, डिलीवरी करने के लिए। सेम बात करता हूँ एक बड़े लेवल के आउटलेट की, तो उसमें होम डिलीवरी होती है, वहाँ 5-6 लड़के होते हैं। जितना आप बिजनेस को ब्रॉड करते चले जाओगे, उतना ब्रॉड करने के साथ साथ आपके बिजनेस के टैक्सेस चेंज हो जाएंगे। आपका जो फंड है, फंड भी बढ़ता चला जाएगा। छोटे लेवल पे छोटा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जितना बड़ा आप जाओगे उतना बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इसमें आपको ये हेल्प रहेगी कि बिजनेस स्ट्रक्चर के आपको हेल्प करेगा आपके, कि आप बिजनेस कर कैसे रहे हो, कौन सा बिजनेस कर रहे हो, क्या कितना टैक्स लगने वाला है। ठीक है, बात आते हैं अब बात आई, हमने रिसर्च करा ली, अपने लोकेशन देख ली, अपना हमने बिजनेस प्लान बना लिया, अपने अपने उसके साथ साथ अपना स्ट्रक्चर बना लिया। बात आती है कि प्रोडक्ट बना है या सर्विस है। मेरा जो मैं बिजनेस करने वाला हूँ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, सर्विस बिजनेस है। सर्विस का मतलब होता है कि होटल लाइन इंडस्ट्री हो गई, कुछ ऐसे होते हैं कि आपके जो इंश्योरेंस लाइन होते हैं वो सर्विस लाइन इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। कि भाई इंश्योरेंस क्या, कि आपको आपको इंश्योरेंस देना है, कोई फिजिकल तो है नहीं कि आपको इंश्योरेंस देना है, तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आता है वो। ठीक है ना, तो इसी के तरीके से हमारा बात करते हैं हम लोग प्रोडक्ट सर्विसेज की, कि इसमें लीगल वर्क कितना होने वाला है, कि क्या आपने लीगल वर्क किया है या नहीं किया। जब प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या आपको कोई सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। भाई आप सपोज करो कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट में, तो उसके लिए आपको एक गवर्नमेंट से सर्टिफाइड लाइसेंस लेना पड़ेगा कि मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। ठीक है, या आप सपोज तो फूड लाइन की बात करो, तो फूड लाइन में सारे के सारे आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट यूज करने वाले, तो आप उसमें आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप उनसे परचेज कर सकते हो। विद बिल आपके आएंगे तो उनको यूज कर सकते हो। फ्रोजन आइटम्स होते हैं या फिर कंपनी में प्रोडक्ट्स होते हैं यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करता हूँ एज ए मैन्युफैक्चरर आप काम करने वाले हो, उस केस में
आपको एक लीगल वर्क करना होगा और फाइनेंसिस के अकॉर्डिंग आपको बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइसेंस को लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। और अगर आप प्रोडक्ट ड्रिवन बिजनेस कर रहे हो तो प्रोडक्ट को डेवलप करने वाले हो या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यूज करने वाले हो। डेवलप करोगे तो गवर्नमेंट के टैक्सेस हो गए, गवर्नमेंट की आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज हो गई, सर्टिफिकेशन हो गया, प्रोडक्ट लाइन हो गई, प्रोडक्ट के साथ साथ उसके क्या क्या कॉजेज हैं, एक आपको उसमें रिसर्च करानी पड़ेगी प्रोडक्ट की कि क्या हेल्थ हजार्ड तो नहीं है, तो बहुत सारी चीजें आपको उस प्रोडक्ट पे आपको काम करने वाली है, ठीक है। अगर और इसमें आपको 3 चीजें आपको ध्यान रखनी होगी कि क्रिएटेड योर ओन प्रोडक्ट, अगर अगर वेदर यू आर मेकिंग बाई हैंड, क्या आप प्रोडक्ट अपने हाथ से बना रहे हो एज मैन्युफैक्चरर हो या बने बना प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। मैंने बताया कि अगर मैन्युफैक्चरर हो तो किस बात का ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आता है कस्टमाइजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, आपको एक प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी मार्केट से लिया, उसी को बना के बेच रहे हो, उसकी आप उसकी लेबलिंग चेंज करके उसे बेच सकते हो आप, ये अपना प्रोडक्ट है ऑलरेडी चल रहा है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी से आपने कॉन्टैक्ट करा कि जी मैं आपका प्रोडक्ट को डेवलप करूंगा, तो उस पर आप क्या करते हो, पार्टनरशिप आती है कि 25%, 10% या 15% पूरे टोटल रेवेन्यू के ऊपर तुम्हारा, बाकी 70-80% मैं मेहनत कर रहा हूँ प्रोडक्ट बेचने में। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिनका नहीं है, जो थर्ड पार्टी अप्रोच पे काम करती है कि मैं प्रोडक्ट बना के दूंगा, आप अपने नाम से बेचो, क्योंकि उनको इन्वेस्टर्स चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये वहां पे काम करने वाला है, ठीक है ना। ये बात करूँ जैसे कि टी शर्ट्स हो गई, आप फ्लिपकार्ट खोलो, अमेजन खोलो, मिंत्रा खोलो, हजारों नाम मिलते हैं आपको, ब्रांड के अलावा हजारों नाम मिलते हैं। वो कौन लोग हैं, वो लोग हैं जो अपने अपने नाम से, उस नाम से बहुत सारे लोग मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। लेगिंग्स हो गई, बैकपैक हो गए, ऐसे बहुत से आइडियाज हैं कि आप काम करते हो, ठीक है। अगला है क्यूरेटिंग सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ड्रॉप शिपिंग का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, ठीक है। इज वे टू स्टॉक योर स्टोर, मतलब आपके ड्रॉप शिपिंग मतलब है कि आपको उसमें कोई स्पेस हायर नहीं करना, कस्टमर क्या है आपसे, आपको जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, आपको ऑर्डर कर देगा, ऑर्डर करने का प्रोडक्ट उसको भेज दो, आपको अपना स्टॉक नहीं रखना। ऑर्डर आया, कस्टमर से ऑर्डर लिया, पैसे आ गए, उनको माल भेज दिया, तो आपका जो स्ट्रक्चर है और प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो या सर्विसेज में काम करने वाले हो, तो ये डिपेंड करेगा आपके टैक्सेस के ऊपर। जीएसटी आप लोग, जीएसटी पे अलग अलग स्लैब्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बिजनेस नेम की, ये तो सारा का सारा खेल स्टार्ट होता है। भैया बिजनेस जगह देख ली, क्या बिजनेस का नेम देख लिया, कितना पैसा लगाने वाला ये देख लिया, अब बात आती है बिजनेस नेम की। यहाँ सबसे ज्यादा आपका दिमाग परेशान होने वाला है कि बिजनेस नेम कौन सा करने वाले हो आप, क्यों, क्योंकि आप बिजनेस करने वाले हो, क्या आप देखो बिजनेस नेम को सेलेक्ट करने से पहले आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि क्या वो किसी का ऑलरेडी है तो नहीं, और ध्यान रखना अगर आपने कोई भी ऐसा ब्रांड नेम अपना चूज कर लिया ऑलरेडी किसी का है, तो आपको वो कंपनी लीगली आपको नोटिस दे सकती है और आप पे क्लेम ठोक सकती है कि जी मेरा नाम यूज करके मार्केट प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और आपको वो देना पड़ेगा। या तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ऐसा करा, वो उनके बिजनेस तक बंद हो गए। तो दोस्तों नाम सेलेक्ट करने से पहले बहुत ध्यान रखना क्या नाम चूज करने वाले हो, प्रोडक्ट के क्रेडिट में तो होना चाहिए। सपोज अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो आयुर्वेदा, ठीक है, और आप उसका नाम रख रहे हो जिम के अकॉर्डिंग, नहीं, आप प्रोडक्ट बनाते हो जिम के लिए और नाम रख रहे हो उसका आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स, वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको बिजनेस का नाम क्या है आपका, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग नेम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोस्तों नाम को सेलेक्ट करने के लिए, पता था हमको। पहला क्या है, शॉर्ट एंड सिंपल, ऐसा नाम होना चाहिए कि मुझे याद रहना चाहिए और सिंपल सा हो। ऐसा नाम मत रखो बहुत डिफिकल्ट सा कि मेरे को सोचना पड़े यार क्या नाम था, जो बाद में होना चाहिए। अगर बात करूँ जोमेटो है, तो स्टार्टिंग में आदमी अब हर जवान पे जोमेटो है, डोमिनोज है, हर नाम पे डोमिनोज है, तो ये वो नाम है जो छोटे छोटे नाम है। ऐसे बहुत सारे नाम है कि हमको याद ही नहीं रहते यार, कह रहा है वो नाम, कह रहे वो रेस्टोरेंट का नाम क्या है, नाम क्या है, तो अपने नाम को सिंपल रखो, शॉर्ट रखो, शॉर्ट और सिंपल रखो, ताकि कस्टमर क्विकली उस नाम को याद रहे, उनके दिमाग में रह सके हाँ भाई ये बिजनेस है और इसमें याद जा सकते हैं। और डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट में आपको फिर से पहले स्टेप पे जाऊंगा, मार्केट रिसर्च आपको हेल्प करेगी आपके बिजनेस नेम के लिए। तो मार्केट रिसर्च आप कराओगे तो ये थोड़ा बिजनेस आप उसमें सब कराओगे, प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए उसमें आपका आपके नाम बिजनेस का नाम के लिए आपको रिसर्च करके बताएंगे वो कि आपका बिजनेस जो नाम सोच रहे हो आप ठीक है या नहीं है, क्या वो सिमिलर तो नहीं है किसी के नाम से। तो उसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी से बच सकते हो। अगर आपने ऐसा नाम रख दिया कि बिना किसी रिसर्च करे, तो हो सकता है दोस्तों लीगल फॉर्मेलिटी में फंस जाओ, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है इसके अंदर। और ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल नाम है, किसी का नाम नहीं है, तो मैं तो आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट करूंगा, सिंपल सजेशन होगा कि भैया उस पर ऐसे ट्रेडमार्क करवा लो, नाम को पेटेंट 1 साल का
टाइम लगता है पेटेंट कराने में, उस नाम को हाथों हाथ पेटेंट करा दो। पेटेंट कराने के बाद भी लगभग 15 से 16 हजार रुपए उसकी फीस जाती है पेटेंट कराने के लिए। एक वकील आपको, आपका जो लॉयर होगा, उसे वो पेटेंट के लिए डाल देगा, और पेटेंट 1 साल का टाइम इसलिए लगता है, जब भी आपका नाम आएगा पेटेंट कराने के लिए, तो पूरे की पूरी इंडस्ट्री में वो देखा जाएगा कि वो नाम किसी का है तो नहीं। अगर वो नाम किसी का है, तो वो कंपनी से पूछेगी कि ये नाम आपका है, रजिस्टर्ड करा है नहीं करा है। अगर उसने बोला हाँ जी मैंने रजिस्टर कर रखा है, तो वो नाम आपका कैंसिल हो जाएगा, और हो सकता है वो आप पे इस चीज के लिए आपका क्लेम भी कर दे। तो आपका वो नाम जो है वो रजिस्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। फिर डोमेन नेम अगर बात करता हूँ, इसी डोमेन नेम जो आपकी वेबसाइट्स हो गई, बहुत सारी वेबसाइट जो है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, इनकी वेबसाइट पेटेंटेड है, आप इन्हें आप नहीं इस नाम से नहीं ले सकते, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है वो। तो जो ऑलरेडी नाम रजिस्टर्ड है, अगर आपने कोई ऐसा नाम लिया है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है और उसे आप पेटेंट कराना चाहते हो, तो वो नहीं होगा। तो अगर नया नाम है, नए नाम को आपको डालना पड़ेगा, 1 साल का टाइम होगा, जहाँ पे ओपनली सब लोगों को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई ये नाम रजिस्टर हो रहा है पेटेंट के लिए, क्या ये नाम किसी का है तो नहीं। अगर 1 साल तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो वो आपका नाम पेटेंट हो जाएगा। पेटेंट होने के बाद आप उस नाम को कोई भी यूज नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई नाम की। सेम वेबसाइट का नाम, वेबसाइट आप कौन से लेने वाले हो, तो ये कुछ बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं जो बता रहा हूँ बिजनेस को स्टार्ट करने का। अब आती है बात तो बिजनेस को रजिस्टर करने की। रजिस्टर का मतलब है कि आपने सारे की सारी काम कर लिया, आपने रिसर्च करा ली, आपने अपने बिजनेस फंड कर दिया, आपने लोकेशन देख लिया, आपने अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर बना दिया है, बिजनेस का आप अपने प्रोडक्ट दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, वो आपने डिसाइड कर लिया है। अब बात आती है, आपने नाम डिसाइड कर लिया, बात आती है बिजली को रजिस्टर कराने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिजली को रजिस्टर कराने की। अगर आपने जीएसटी नहीं किया है, छोटा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर अपने बिजनेस को ऑनलाइन बोर्ड करना चाहते हो, तो अगर जीएसटी नहीं लिया है, तो जीएसटी नहीं लेने की वजह से आप बिजनेस को ऑनलाइन बोर्ड नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा प्रोडक्ट है जो आप ऑनलाइन बेचना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जीएसटी लेनी पड़ेगी। जीएसटी लेने के बाद ही आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन या मल्टीपल जो ऑफलाइन पे काम कर सकते हो। जीएसटी नहीं है तो आप पे क्लेम भी हो सकता है। जो जितने भी आपका आजकल कंपनीज के लॉस चल रहे हैं, आपको उसके तहत भी आपको बहुत सारे चीजों पे आप पे क्लेम करा जा सकता है। तो इसके अंदर आता है कि आप लीगली अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करो, नाम लेकर रजिस्टर कराओ, उस बिजनेस को अपने नाम सेलेक्ट करा है उसको रजिस्टर कराओ, जीएसटी इसके नंबर लो। आप जीएसटी नंबर लेने के बाद लगभग एक महीना करीब लगता है आपको जीएसटी नंबर आने में, पैसा जमा करने के बाद, और 1 साल के लिए रजिस्टर होता है। हर साल आपको जीएसटी रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने नंबर को। 60 दिन का टाइम मिलता है आपको, 60 दिन से पहले आपको अपने जीएसटी को रीअप्लाई करना है, अपने लाइसेंस को। ठीक है ना, आप जो लाइसेंस लेने वाले हो, जीएसटी तो आपने एक बार ले लिया, लेकिन आपको जो बिजनेस है, हर साल आपको उसका लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ेगा। 60 दिन पहले आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए। नहीं कराओगे तो डेली की 100 रुपए की पेनल्टी लगती है। रेस्टोरेंट की बात करूँ, रेस्टोरेंट के अंदर आपको 60 दिन पहले अप्लाई कराना पड़ता है अपने एग्जिस्टिंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए। नहीं कराते हो तो हर डे के 100 रुपए आप पे हैं, और अगर 60 दिन पूरे हो गए तो अलग से पेनल्टी और लगती है उसके ऊपर। ठीक है, तो हर स्टेट का, हर जगह का आपका अलग फॉर्मलाइजेशन होता है। तो आपको बिजनेस करने के लिए आपका नाम अपने रजिस्टर कराओगे, तो रजिस्टर कराने के बाद ही आप उसको गवर्नमेंट से आपको आपका ऑथराइज हो जाता है कि जीएसटी नंबर ले लिया है कि अब ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। अब बात आती है कि नाम रजिस्टर हो गया, सब कुछ हो गया, बात आती है कि उसको हम ट्रैक कैसे करेंगे। ठीक है, अब बात है सॉफ्टवेयर की। ये होता है सेलेक्टिव सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है कि आप जो बिजनेस करने वाले हो उसे कहीं तो आप करोगे। आप ऐसे तो आज वो जमाना तो नहीं है रजिस्टर रजिस्टर पेन लेके बैठे कोई लड़का बैठेगा उसमें लिखा है, नहीं। आप हो सकते हो, आपने जो बिजनेस स्टार्ट करा है उसकी 2-3 लोकेशन है, हर लोकेशन में आपको जाना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको अपने बिजनेस के सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर को आपको ऑनलाइन उसका ऑनलाइन डाल दो, या अपना ऑनलाइन ना हो तो ऑफलाइन रूप से काम कर सकते हो आप। क्योंकि सारी की सारी चीजें कहाँ ट्रैक करने वाले हो। सपोज आपके 500 प्रोडक्ट हैं, अब 500 प्रोडक्ट मैन्युअली तो सर्च करने वाले नहीं हो, तो इसके बार कोड होता है, स्कैन करा, ये कितने प्रोडक्ट मैंने निकल गए, कितने प्रोडक्ट स्टॉक में रखे हैं, उससे 1 मिनट में सारा डिटेल निकल जाती है। अगर सेम सेम काम मुझे हाथ से करना पड़े तो भैया कितना टाइम लगने वाला है, 500 रजिस्टर देखने पड़ेंगे, किसको बेचा, किससे पैसा आया, किससे नहीं आया। 1 मिनट लगता है, एक्सेल में जाओ, अपना कमांड डालो, किस डेट का निकालो, डेट आने हो जाता है। ये आपको सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा आपको काम करने के लिए। कोई बैकएंड सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। अकाउंटिंग मेन, आपको एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा, जो मल्टीपल ऑप्शन आपको ऑप्शन होंगे आपके ट्रैक करने के लिए, बिजनेस का डे स्टार्ट कितना है, डे एंड कितना रहा। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक सॉफ्टवेयर भी है जो आपको हेल्प करेगा कि आपका कस्टमर से आपको हेल्प करेगा, आपको ट्रैक करने के लिए। आप कस्टमर्स को अपनी ऑफर्स की मेल डाल सकते हो कि मैं बिजनेस मार्केट में आया हूँ, बिजनेस स्टार्ट करा है। आप उसमें ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप काम कर सकते हो। एड आप एड के लिए आपको काम आएगा, उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको काम आने वाला है कि आप सोल प्रोप्राइटर हो अपने बिजनेस के। ठीक है, और कैसे शेड्यूल कर रहे हो अपनी जॉब, कैसा है आपको मैनेज करने के लिए।
हो गई, चूज ए प्लेटफॉर्म दैट अलाउज यू टू इजीली मैनेज। वैसे आप ऑनलाइन भी अपने सॉफ्टवेयर को मैनेज कर नहीं, आपको कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, आप ऑनलाइन भी इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हो, जिसमें सारी डेटा उसमें डाल के अपने पास उसे रिकॉर्ड रख सकते हो। तो सॉफ्टवेयर का बेसिकली मतलब दोस्तों यही है कि आप अपने बिजनेस जो करने वाले हो उसका ट्रैक कैसे रखोगे। तो आपको हेल्प करेगा। तो ऑफलाइन रखने वाले हो आपको अपने करना पड़ेगा। मेरी मेरी तो राय यही है कि हमारे हाथ में होना चाहिए हमारा सॉफ्टवेयर, क्या हम हमारे पास सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। कल खुदा ना खास्ता कल कुछ हो जाए तो कैसे कहाँ से सारा डेटा रिकॉर्ड निकालने वाले हो। ठीक, बात आती है लाइसेंस की और परमिट्स की। अब हम जब बाद में जीएसटी नंबर ले लिया, बात आती है लाइसेंस की कि अब कीप योर रनिंग बिजनेस शेविंग लीगल मतलब लीगल मैटर से बचने के लिए आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। ठीक है ना। और ये लाइसेंस सबके लिए वेरी करते हैं, आपका इंडस्ट्री, स्टेट, लोकेशन, अदर फैक्टर सब पे डिपेंड करता है। सबका जगह सबका अलग एक स्लैब है लाइसेंस लेने का कि किस लाइसेंस में कितनी फीस जाती है। ठीक, और कोई भी ट्रबल में फंसना नहीं चाहता तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन यही है कि कोई भी स्टार्ट करने से पहले आप अपने अपने प्रोडक्ट सर्विस लाइसेंस जरूर लेना। नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा मैं आपको लेवी आपको सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया बढ़िया लेटर मिलने वाले हैं जिनमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, पे करने पड़ते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं बहुत ज़्यादा इसमें लॉस होता है। अगर मैं फूड फूड सर्विस की बात करूँ तो फूड सर्विस के अंदर आपका एक फूड लाइसेंस लेना पड़ता है। फूड लाइसेंस के साथ सरकार ने अभी पिछले 1 साल पहले पानी का लाइसेंस भी मैंडेटरी कर दिया है, जिसमें आप जो पानी यूज कर रहे हो अपने रेस्टोरेंट के अंदर उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या है, अपना लगभग 5-6 लीटर पानी आपको रेस्टोरेंट में यूज कर रहे हो उसको लेके जाना पड़ेगा। एक जो गवर्नमेंट एजेंसी आपको वहाँ लेके आना पड़ेगा, उसको वो टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद उसका पानी का आपका रिपोर्ट आएगी। अगर फेल हो गया तो वो बताएंगे कि आपको अपने पानी में क्या यूज करना है, आप जो फूड लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये भी सारी चीजें हैं। जीएसटी तो हो गई, जो जीएसटी ले ली मैंने, नाम रजिस्टर करा लिया मैंने। लेकिन अब मुझे फूड लाइसेंस लेना है। फूड लाइसेंस तो मैं अपना जीएसटी नंबर अपने आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, बैंक के से डाल सकता हूँ। लेकिन साथ साथ क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए मेरे को, इसका पानी का सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो गया है, फायर का मैंडेटरी हो गया है। ये दोस्तों ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको फर्दर में जब आपको सर्वे करने के लिए आपके बिजनेस के अंदर आएगा। ठीक है, और आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता आपका बिजनेस स्टार्ट करो सर्वे करने के लिए कोई ना आए। सर्वे करने के लिए जब आएंगे तो दोस्तों वो सारी चीज चेक करने वाले हैं। और अगर कोई एक भी चीज आपकी नहीं मिली तो दोस्तों आप मान के चलो लग गया टैक्स, लग गया आपका पेनल्टी। ठीक है ना। ट्रेडमार्क है, आप ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो, कॉपीराइट लॉस हैं, तो सब पे आपके सर्टिफिकेट आपके ऑलरेडी पहले होने चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले आपके सर्टिफिकेट। बात करूँ, अगर मैं एक बात करूँ, एमवे एक ऐसी कंपनी है जिसके 500 पेटेंट्स हैं, हर प्रोडक्ट पेटेंटेड है उसका। ठीक है ना। तो पेटेंट का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट को कोई कॉपी नहीं कर सकता। इंडिया का एक प्रोडक्ट पेटेंटेड है, इसका नाम है रूह अफ़ज़ा। एन एन नंबर प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के अंदर, लेकिन एक ही प्रोडक्ट है पेटेंटेड, रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा जैसा जैसा कोई नहीं है। उस इंग्रेडिएंट का प्रोडक्ट नहीं बन सकता। आप देखो, आप बचपन से आज तक देख लो, रूह अफ़ज़ा सेम का सेम ही है और उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। उस जैसे है स्क्वैश हो गया, रसना हो गया, लेकिन रूह अफ़ज़ा जैसा दूसरा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सबने आपको पेटेंट करा रखा है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है तो पेटेंट कराओ। लेकिन पेटेंट कराने के लिए भी लाइसेंस लेने पड़ेंगे, सरकार से परमिट लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। उसको आपको लीगल फॉर्मेलिटी, आपका जो लॉयर होगा आपको हेल्प करेगा करने के लिए इसके अंदर। ठीक है। अब बात आती है कितने लोग आने वाले हैं। आपका जो बिजनेस आपने करा, लास्ट में बात आती है कि मैं बिजनेस करने वाला हूँ, बिजनेस के लिए कितने लोग चाहिए। वर्कलोड के अकॉर्डिंग आप अपनी टीम को स्ट्रक्चर करने वाले हो। कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन आपको पूछने पड़ेंगे कि आपका जो क्या बिजनेस है वो कितने लिमिटेड एरिया में है, कितने लोग मैंने स्टार्टिंग में बताया कितना बड़ा बिजनेस करने वाले हो। वो आपको हेल्प करेंगे, आपको हेल्प कि मेरा सिर्फ वॉक इन बिजनेस है या मैं डिलीवरी वाला भी करने वाला हूँ। ठीक, तो एक रेस्टोरेंट के अंदर अगर डिलीवरी है तो 8-10 लड़के डिलीवरी के लिए भी होते हैं, 8-10 लड़कों के लिए 8-10 बाइकें भी होंगी। ठीक है, कॉस्ट बढ़ गई। मेरा वॉक इन है या वॉक इन के लिए कोई नहीं चाहिए, वॉक इन के अंदर 9 से लोग आएंगे, आपसे प्रोडक्ट लेंगे चले जाएंगे। लेकिन दोनों में तो कितना सिंपल सा डिफरेंस है। वॉक इन का मतलब है कि कस्टमर आए, प्रोडक्ट लिया, गए, ज्यादा लड़के नहीं चाहिए। लेकिन सेम प्रोडक्ट आप लोगों के घर डिलीवर करके आ रहे हो, 10 लड़के चाहिए, 10 बाइकें चाहिए। एक बाइक 1 लाख की, 10 लाख बाइक की हो गई। एक लड़के कम से कम 10 लाख की सैलरी हो गई, 1 लाख सैलरी हो गई, 10 लाख बाइक, 1 लाख सैलरी। इस तरीके से कॉस्टिंग बढ़ती है हमारी। ठीक है ना। और उनका बाइक होगा जो आपका मेंटेनेंस होगा, वो पेट्रोल सारा का आपको देखो, हर चीज डिपेंड करती है बिजनेस किस वे में जाने वाला है। हर चीज रिलेटेड है। आपका बिजनेस कितना बड़ा है, वॉक इन है वॉकआउट है, या आपका डिलीवरी करने वाले हो, ऑनलाइन करने वाले हो। ऑनलाइन करोगे तो कुरियर सर्विसेज की आपको टाइप करना पड़ेगा। हर चीज आपको टीम साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको बिजनेस के ऊपर कि भैया मेरा बिजनेस कैसा है। ठीक है ना। और उसके बाद बात करते हैं कि उस लास्ट में आपको एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना एक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा ट्रेक करने के लिए। आप सपोज करो पेटीएम यूज करते हो या
फोन पे यूज करते हो या गूगल पे यूज करते हो, उसके लिए आपका कॉमर्शियल बिजनेस अकाउंट होगा, जो भी ट्रांजेक्शन होगी हाथों क्यूआर कोड स्कैन होगा, पेमेंट आपके बैंक के अंदर, आपको जो भी ट्रांजेक्शन होंगी सारी की सारी उस पर लीगल फॉर्मेलिटी लगेंगी ना, भाई आप टैक्स दोगे, जीएसटी प्रोवाइड, जीएसटी का बिल, जीएसटी भरोगे, कैसे भरोगे, पैसा कहाँ जा रहा है, वो कितना पैसा खर्च हुआ, कितने का कितना सामान आया, कितना कितना सामान का पैसा दिया, कितने पक्के बिल हैं, कितने कच्चे बिल हैं, ये सारे के सारे रिसीट आने वाले हैं, और सारा अकाउंट जो मेंटेन करने वाला है, अकाउंट मेंटेन करने के बाद में सारा काम होगा आपके इसके अंदर, ठीक है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा थोड़ा सा। अगर आपको मेरी पीपीटी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए, आपको किस तरह की आप बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो। दोस्तों बहुत अभी जल्दी से मैं वीडियो बनाऊँ लोगों के लिए, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कौन से बिजनेस काम कर सकते हो। बिजनेस का मतलब है पैसा, अगर बात हम बिजनेस करना है तो भैया कितना पैसा चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मेरे पैसा नहीं है, बहुत कम पैसे में मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ। तो दोस्तों बहुत जल्दी मैं ऐसे वीडियो बनाने वाला आप लोगों के लिए, मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि कौन से बिजनेस हैं जिन पे आप बहुत 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 कम पैसा लगा के घर बैठे बिजनेस कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यहीं तक लिखा आपकी वीडियो के लिए, आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ प्यार कर, इतने प्यार मोहब्बत के लिए। मेरे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या समझ में आया, आप कुछ और मुझसे चाहते हैं कि अगर आपको मेरी पीपीटी चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताइए, मैं आपकी वीडियोस में अरेंज कर दूंगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने इस प्यार मोहब्बत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।